Hello everyone, welcome you all at IS Masters YouTube channel. डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ उत्कर्ष तिवारी हैं जिनका गेट 2025 सिविल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 43 आई है। ये आईआईटी दिल्ली के बीटेक ग्रेजुएट हैं। इन्होंने 2023 में बीटेक पास आउट किया और पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 598 हासिल की और नेक्स्ट अटेम्प्ट जो कि इनके अकॉर्डिंग सीरियस अटेम्प्ट रहा और इसमें इन्हें अंडर 100 मींस फाइनली इनका 43 गेट में रैंक आई। आज हम इनसे एक एक स्टेप पे बात करेंगे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, इनके अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज का क्या रोल रहता है, टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है, किस तरीके से आईएएस मास्टर, इन्होंने जो है आईएएस मास्टर का ऑफलाइन कोर्स लास्ट ईयर किया था, कन्वेंशनल बैच भी इन्होंने आईएएस मास्टर से ज्वाइन किया था, किस तरीके से आईएएस मास्टर इनके लिए हेल्पफुल रहा, इन सब पे एक एक स्टेप पे बात होगी। सबसे पहले उत्कर्ष, आपको ढेर सारी बधाइयां मेरी तरफ से, पूरे आईएएस मास्टर की टीम की तरफ से, आपके इस रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उत्कर्ष, मैं आगे बढ़ूं, ये बताओ रिजल्ट देखने के बाद क्या फीलिंग्स थी आपकी? सर थोड़ी मिक्स फीलिंग्स थी एज इन, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अंडर 20 या 20 के आसपास की रैंक, बट नॉर्मलाइजेशन थोड़ा स्क्रूड हो गया इस बार, क्योंकि पेपर लेवल थोड़ा स्क्रूड था, तो 43 रैंक आई। पर कौन हाँ, सी थोड़ा शिफ्ट में शुरू था में अजीब आपका सा लगा। एग्जाम? कौन से शिफ्ट सर में मेरा था एग्जाम? सेकेंड शिफ्ट में था सर मेरा। अच्छा, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स घटे हैं। हाँ, मेरे थोड़े घटे मार्क्स एंड फर्स्ट शिफ्ट के थोड़े ज़्यादा बढ़ गए, तो उस वजह से प्रिडिक्शन थोड़ी अलग हो गई। प्रिडिक्शन जो आपने किया था, भाई देखो क्या है कि सेकंड शिफ्ट के बारे में लोग बताते हैं थोड़ा आसान भी आया था। मैथ और एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस बड़े सिंपल सिंपल भी पूछे गए थे। हाँ, मैथ में बहुत आसान थे। तो नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा प्लस माइनस होता है। जो आपने जी। प्रिडिक्ट किया उससे थोड़ा सा रैंक बढ़ गई। चलिए कोई नहीं, अभी तो बहुत सारे चांस हैं और आपका जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आगे है। उसके लिए कैसे आप टारगेट कर रहे हो? जी सर। हाँ सर, हाँ पूरा सिलेबस तो गेट के लिए तैयार हो ही गया था। अब देन जी वही रिवीजन और पीवाईक्यूज रिपीट करने हैं, और जो नॉन टेक का पार्ट है वो अच्छी तरह करना है। और मैथ, खासकर मैथ जो आती है इंजीनियरिंग सर्विस में, वो जी थोड़ी अच्छी लेवल की आती है कंपेयर टू गेट, तो वो अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। बस यही शेड्यूल है मेरा। और साथ में थोड़ा कन्वेंशनल का भी देख लेता हूँ, क्योंकि मेंस और प्री में गैप कम है इस बार, तो इसलिए जी साथ में वो भी देखना पड़ता है। बिल्कुल। उत्कर्ष, मैं आगे बढ़ूं, आपसे मैं डिटेल में बातें करूंगा एक एक स्टेप पे। थोड़ा सा आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्कूलिंग कहाँ से किया, कैसे आप आईआईटी तक पहुंचे और आईआईटी में आपने कब कहाँ डिटेल में, और प्रिपरेशन को अपने इंजीनियरिंग के साथ कैसे मैनेज किया। आईएएस मास्टर में 7-8 घंटे की क्लासेस करना, क्या रूटीन रहता था, क्या एनवायरनमेंट यहाँ, थोड़ा ब्रीफ में आप बताइए। जी सर, मेरी आई एम born एंड brought up इन अलीगढ़। मेरी 10th तक, 9th 8th तक की एजुकेशन नॉर्मल सीबीएसई बोर्ड में हुई है। देन आई जॉइंड हियर द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वहाँ मेरी 10th और मैंने 12th की एजुकेशन की अपनी। देन ठीक है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईटी जेई क्लियर हो गया था, तो आईआईटी दिल्ली में मैंने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ऑप्ट करी 2019 में। ठीक देन है। 2019 2020 में देन कोविड आ गया, तो लगभग एक साल ही मैं कॉलेज में रहा। देन फिर घर आ गया, जी क्योंकि मेरी बैकग्राउंड में ज़्यादातर मेरे एल्डर ब्रदर ने भी गेट में रैंक अचीव की थी, तो मेरी पहले से यही था कि गवर्नमेंट सर्विस में जाना है। एज वी ऑल नो कि सिविल में तो अब प्राइवेट का स्कोप कम है, तो पर कॉलेज का लोड थोड़ा ज़्यादा था, तो कॉलेज में मैं प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी तरह कर नहीं पाया। तो जी देन 2023 के मार्च मार्च में मैंने बैच ज्वाइन किया था आईएएस मास्टर ऑफलाइन। देन वही बैच फिर लगभग सिलेबस 24 के एंड में ख़त्म हुआ। देन मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। थोड़ी सी मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, इसलिए पहले अटेम्प्ट में मेरी 598 आई, और पर प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया था, दो जो मेरे लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था।
जी, देन मैंने मेंस का बैच किया और देन मेंस के बैच के खत्म होने के बाद फिर क्योंकि अब कोचिंग मेरी हो गई थी, सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए था, तो मैं फिर अपने घर शिफ्ट कर दिया अलीगढ़ में, दिल्ली मैंने छोड़ जी। दिया था। देन मैं 6-7 मंथ मैंने अपनी घर पे ही अच्छी तरह तैयारी की एंड देन गेट दिया फिर। थोड़ा ये बताइए आप जब आपने यहाँ से ऑफलाइन कोचिंग किया, क्योंकि देखिए जी सर। गेट हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, मैं तकरीबन 12-13 साल से इस फील्ड में हूँ। बच्चे दिल्ली आते हैं, यहाँ रुकते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में। और खास करके मैं ये जानना चाहूँगा आपका ऑफलाइन में कैसा एक्सपीरियंस रहा आईएएस मास्टर पे? सर एक्चुअली मैंने 4th ईयर में भी ऑनलाइन कोर्स लिया था आईएएस मास्टर का, जी, बट क्योंकि कॉलेज का लोड बहुत ज़्यादा था, तो मेरा बैकलॉग बढ़ता गया। तो मैं ठीक है। कोशिश की कि 2x पे देख लूँ लेक्चर या ये सब कर लूँ, पर वो फ़ायदा नहीं हुआ और उससे प्रेशर ही बढ़ता गया। तो जी। ऑब्वियसली मेरा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है और अगर लेक्चर छूट गया आपके एक बार, तो बैकलॉग क्रिएट ही होता जाता है और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। और आपने जब मैंने ऑफ़लाइन जी, जब जी, मैंने जी, बोलिए, ऑफ़लाइन बोलिए। जॉइन किया हाँ, जब मैंने ऑफ़लाइन जॉइन किया तो मैंने यही डिफ़रेंस पाया कि अब आपकी 6 घंटे क्लास हो या 8 घंटे क्लास हो, आप क्लास में ही रहेंगे, देन वहाँ कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, देन जो बाकी टाइम है वो आपका है। आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं 1 आध घंटा, देन वो आप सेल्फ स्टडी करेंगे। वो लेक्चर वाला समय गया और लेक्चर वाले समय में भी ये नहीं है कि बिल्कुल ज़ोन आउट हो गए, उसमें भी अच्छी तरह पढ़ते हैं, तो वो चीज़ भी एक रिवीजन के लिए काम आती है बाद में। देखो, ये चीज़ तो हम लोग कैंडिडेट से भी कहते हैं, बट कुछ लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, पॉसिबल नहीं होता है ऑफलाइन क्लासेस, बट ऑफलाइन क्लासेस आर अनपैरेलल एंड अनमैच्ड, इसमें कोई डाउट नहीं यस है। सर। और अगर कोई ऑनलाइन क्लास करता है, वही चीज़ पढ़ाई जाती है, बल्कि बेहतर कंटेंट होता है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, आर्काइव क्लासेस मिल जाती है, बट वही उसका ड्रॉबैक है कि आपको आर्काइव क्लासेस मिल जाती हैं, तो आपको ये पता रहता है, भई चलो आज की क्लास में छोड़ सकता हूँ। और फिर बैकलॉग क्रिएट होता चला जाता है। बहुत कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है, बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो बिल्कुल मैं आपकी जी बात सर। से सहमत हूँ, ऑफलाइन जो है, कहीं न कहीं बेहतर है ऑनलाइन से। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ का जो डाउट सॉल्विंग सेशन रहता है आफ्टर क्लास, उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और इस प्रिपरेशन में गेट और ईएससी जैसी प्रिपरेशन में डाउट सॉल्विंग का, क्योंकि फिजिकल क्लास है, अगर फैकल्टी आपके डाउट सॉल्व नहीं करती है तो फिर क्या ही फायदा, है ना? तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा स्पेशली आईएएस मास्टर पे? सर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। पहले तो जो भी कोर सब्जेक्ट्स थे, जी, उनमें मोस्टली टीचर्स ऐसा ही ट्राई करते थे कि डाउट ज़्यादा आए ना, अगर आए तो पहले क्लास में ही सॉल्व करने का ट्राई करते थे, पर अगर पर्सनली किसी को पूछना है तो उस क्लास के आधा घंटे बाद तक टीचर्स अवेलेबल रहते थे जी, कि पर्सनली कोई उनसे कोई गाइडेंस चाहिए हो। सो मेरे को कोई ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि कभी डाउट्स रह गए हों या किसी ने सॉल्व नहीं किया हो। मतलब जी। क्लास में ज़्यादातर सॉल्व हो जाते थे डाउट्स और जो नहीं होते थे वो मैं एक आध बार पूछ लेता था। पर क्लास में ज़्यादातर सारे डाउट सॉल्व कर देते हैं टीचर। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाते हैं और क्वेश्चन कराते जी। हैं। अच्छा, क्लास में सेल्फ नोट्स आप बनाते थे या नहीं? और सेल्फ नोट का कितना इंपॉर्टेंस है अभी आपकी प्रिपरेशन में? जो इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आप साथ के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, आपका टारगेट वो भी है, और गेट में आपकी एक डिसेंट रैंक 43 रैंक्स आ चुकी है। तो आपने जो है कैसे नोट्स बनाया, क्या किया? आपका सेल्फ नोट आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंस रखता है गेट जैसी प्रिपरेशन में? सर सेल्फ नोट्स ही बनाए मैंने। मैंने कोई जैसे मार्केट में मिलते हैं प्रीवियस ईयर जी, टॉपर्स के, वो नहीं जी, लिए। एक्चुअली मैं जब जॉइन की थी आईएएस मास्टर, मैं देखा ज़्यादातर बच्चों के पास वही थे, पर मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं था। मैं अपने आप लिखूँगा तभी मेरे थोड़ा ज़्यादा समझ में आता था। ऐसे ही मैंने जेईई एडवांस की तैयारी की थी और यही सेम तैयारी मैंने ऐसे अब यहाँ पे ये अप्लाई करी कि खुद मैं नोट्स लिखता था और मैं खुद समझ अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बता रहे हैं सर, तो वो मैं साइड में लिख लेता था इसी वजह से। और वो नोट्स में अपने मेरे को पता है कि मैंने कहाँ क्या चीज़ सीखी है उस नोट्स से, तो वो मेरे लिए बहुत आसान रहता था कि घर पे जाके मेरे को टाइम नहीं देना पड़ता था इतना। और अगर मैं कोई पुराने किसी के नोट्स लूँगा तो उसी में मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा फिर। बिल्कुल, यही पढ़ने का भी तरीका होता है, यही पढ़ाने का भी तरीका होता है। मैं बीइंग अ जी सर। फैकल्टी मैं आपको बताऊँ, पढ़ाने का भी यही तरीका होता है। हम जब किसी और के नोट्स कॉपी करते हैं ना, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जब आप
खुद के आपके नोट्स होते हैं, आपको अपने ड्रॉबैक्स पता हैं, आपको पता है कौन चीज़ मुझे समझ में नहीं आई थी, कहाँ और कुछ कहीं हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई नई चीज़ मिल गई तो हम उसमें ऐड कर लेते हैं। किसी और का नोट्स होगा तो वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। और दूसरी बात, अगर सेल्फ नोट बनाते हैं तो साथ के साथ हमारी भी तो एक तरह से कहीं न कहीं अपना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अपने हाथों, अपने दिमाग से हो ही जाता है। एक बार की स्टडी वो नोट्स बनाने में ही हो जाती है। वो सेल्फ नोट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम आगे बढ़ते और हैं। एक्चुअली सर मैं जी, एक और बताइए। पॉइंट रखना चाहता हूँ जी, कि अगर जैसे नोट्स जो लोग नहीं बनाते, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि क्लास बहुत लंबी चल रही है, तो जी, मतलब थोड़ी बोरियत सी हो तो इंसान ज़ोन आउट हो जाता है, पर नोट्स बना रहा है अगर, तो वो ज़ोन आउट नहीं होगा, उसकी कंसंट्रेशन बना रहेगा। कम हो सकता है कंसंट्रेशन, पर थोड़ा ना थोड़ा बना रहेगा क्लास में। इसलिए नोट्स परफेक्ट। की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि बॉडी एक्टिव रहती है उससे। बिल्कुल, 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 बना रहता है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, आप कॉन्सन्ट्रेटेड रहते हैं, डाइवर्टेड नहीं होते हैं। मैं आगे बढ़ूँ, आपने देखो जी, क्योंकि हम लोग क्लास में हमेशा ये गाइड करते हैं कि पीवाईक्यूज़ का बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। पीवाईक्यूज़ आप ज़रूर लगाइए पेपर को समझने के लिए। आपके हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज़ का कैसे यूटिलाइज़ेशन किया आपके प्रिपरेशन में? तब पीवाईक्यूज़ तो इम्पोर्टेंट हैं ही। चाहे जी, वो गेट हो या ईएसई हो, पर जैसे मेरी में ये डिफरेंस था कि मैं पहले नोट्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था कि नोट्स मेरे को बिल्कुल टिप टू टिप पता हो कि सारे कंसेप्ट मेरे क्लियर हों, देन क्वेश्चन पे आऊँ। ये ना हो कि मैं पहले क्वेश्चन उठा लूँ, देन नोट्स से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा उसमें बनती नहीं थी बात। पहले मैं नोट्स अच्छी तरह पढ़ता था, जो नोट्स में क्वेश्चन कराएँ वो अच्छी तरह करता था, देन मैं पीवाईक्यू करता था। और गेट जी, में पीवाईक्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वो बहुत एग्ज़ॉस्टिव होता है। ईएसई मेंस तक की पढ़ाया जाता है, तो आपको वो सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि गेट में इतना आता है, ईएसई में इतना आएगा और मेंस में इतना आएगा। तो इसलिए पीवाईक्यू मैंने गेट के 2 बार इसलिए लगाए थे कि वो मेरे को आइडिया लग गया था कि हाँ, गेट में जैसे अगर एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है, तो जी। उसमें इतने ज़्यादा नहीं आएगा कि जितना सर ने पढ़ाया, पर ईएसई में उतना आएगा जितना सर ने पढ़ाया। तो गेट के लिए एज़ अ सेग्रीगेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है पीवाईक्यू करके। तो इसलिए पीवाईक्यू मैंने 2 बार किए थे और इस इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू। अगर मैं कहूँ नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, देन सेकंड पे पीवाईक्यू। अच्छा, यहीं से आपने जो पॉइंट उठाया मैं थोड़ा उसी को आगे करता हूँ। अब अगर मैं गेट और मैं जो भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा, जब वो इस प्रिपरेशन में आता है कि उसे गेट की प्रिपरेशन करनी है या फिर ईएससी, तो जो ठीक-ठाक कैंडिडेट होता है, मतलब जिसका टेक्निकल साउंड होता है, वो गेट और ईएससी दोनों को एक साथ प्रिपेयर करता है। और अगर मैं गेट और ईएससी दोनों को मर्ज कर दूं, तो मैं पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पार्ट नंबर 1 गेट हो गया, पार्ट नंबर 2 ईएससी प्रीलिम्स हो गया, पार्ट नंबर 3 ईएससी मेंस हो गया। इन तीनों को एक साथ आपके हिसाब से गेट और ईएससी में, क्योंकि आप ईएससी प्रीलिम्स निकाल चुके हो, आपके हिसाब से गेट की प्रिपरेशन साथ के साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन, ये एक साथ आप कैसे मैनेज किए? क्योंकि बहुत बच्चे लास्ट में फोकस नहीं कर पाते हैं। ये एक्सेप्शनल ईयर है क्योंकि यहां पे गेट जो है फरवरी में हो रहा है और ईएससी शिफ्ट हो चुका है। तो कहां तक जी, आपको इसका एडवांटेज मिला? ठीक है, और क्या बेसिक डिफरेंस आप पाते हो? लास्ट ईयर में आप दे चुके हो क्योंकि उस टाइम भी आपने गेट दिया था और ईएससी दिया था। क्या चैलेंजेस उस ईयर में थे और इस ईयर में वो चैलेंज कैसे आपने ओवरकम किया? सर एक्चुअली हाँ, ये एडवांटेज तो था कि इस साल ईएससी और गेट कोइंसाइड नहीं कर रहे थे साथ में, जी, क्योंकि टेक्निकल तो हाँ, हर बंदा करता ही है, गेट गेट के लिए भी करेगा, वो ईएससी के लिए भी करेगा। और अ 1-2 सब्जेक्ट हैं जो ईएससी में एक्स्ट्रा है और गेट में नहीं है, तो 1-2 को हटा दें, बाकी ईएससी और गेट का सिलेबस पूरा टेक्निकल का सेम है। और नॉन टेक की बात करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो सबको करना ही है, वो ईएससी में भी है और गेट में भी है। बट प्रॉब्लम उसमें आती है जो इंजीनियरिंग नॉन टेक के और जो सब्जेक्ट्स हैं, वो थोड़ा जीएस टाइम में। लेते हैं। लास्ट ईयर मेरे हाँ, जीएस के ये। तो लास्ट ईयर मेरे साथ यही आया प्रॉब्लम हुई थी कि क्लासेस भी चल रही थी और मेरे को टेक्निकल भी करना था, तो मैं जीएस थोड़ा पीछे रह गया था इसी वजह से। जी, तो थोड़ा मेरा कहता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था एंड टाइम पे, इसलिए मेरी फिर गेट में रैंक भी पीछे आई लास्ट ईयर। बट इस साल क्योंकि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि ईएससी शिफ्ट हो गया, तो मैं पूरी तरह मैंने गेट पे फोकस किया और
शुरू में थोड़ा जून जुलाई के मंथ में मैंने नॉन टेक देखा था, जब ईएससी की डेट नहीं आई थी कि ईएससी शिफ्ट होगा। देन मैंने जी नॉन टेक छोड़ दिया। अब नॉन टेक मैं इस टाइम में कर रहा हूँ। और जी बिल्कुल। अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो ये नॉन टेक का ऐसा नहीं है कि नॉन टेक सब पूरे बहुत ही नॉन टेक का मेरा ये मानना है कि नॉन टेक को हमें बार-बार पढ़ना पड़ेगा तभी आ पाएगा। एक बार पढ़ के नहीं होता। तो रोज़ 1 से डेढ़ घंटा कोई भी देगा और उसको रीडिंग करेगा नोट्स की, देन दैट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि नॉन टेक बहुत वास्ट है और उस पे ज़्यादा टाइम देना वो फ्रूटफुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। तो अच्छा, ये नॉन मेरी टेक में मैं नॉन टेक को भी अगर आपसे कहूं कि 5-6 सब्जेक्ट बताइए जो बच्चे को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, बाकी अपना 1 घंटे 2 घंटे देते रहो, बिना इनको इनके किए हो ही नहीं सकता प्रीलिम्स। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे सर नॉन टेक में? सर अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वो सिविल से कोइंसाइड करता है उसका काफ़ी पार्ट, सीपीएम जी पर्ट से। क्वालिटी कंट्रोल एक वो अच्छा सब्जेक्ट है और थोड़ा समझने का सब्जेक्ट है। देन इंजीनियरिंग ड्राइंग वो आसान है क्योंकि वो हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होता है ज़्यादातर चीज़ें। और मटेरियल इंजीनियरिंग, ये 4 सब्जेक्ट मैं समझता हूँ कि ये तो सबको करने ही चाहिए, अलोंग विद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तो ऐसा होता है अगर किसी को आता है तो वो श्योर शॉट है कि उतने मार्क्स वो गेन कर ही लेगा प्रीलिम्स में। और बिल्कुल, उसके फिक्स अलावा ये वियर की 4 तरह सब्जेक्ट आना ही तो है। जी सर। और उसके अलावा ये 4 सब्जेक्ट जो मैंने बताए ये बहुत स्कोरेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, आईसीटी ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट हैं और इसमें करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा डील करना मुश्किल पड़ जाता है। जी जी। उत्कर्ष, टेस्ट सीरीज का जो है रोल गेट की प्रिपरेशन में क्या रहता है, और आपने किस तरीके से यूनिट टेस्ट और फुल टेस्ट को यूटिलाइज किया, किस मंथ से आपने फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया? कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो टेस्ट सीरीज होती है वो बैकलॉग में चली जाती है। आपने किस मंथ से और किस तरीके से इसको जो है टारगेट किया, और एक सही तरीके से आपने प्रिपरेशन को आपने किया लास्ट ईयर? सर गेट के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर मैं कंपैरेटिवली कहूँ ईएससी के कंपैरिजन में गेट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज, क्योंकि जी वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि कैसा पेपर होगा, क्योंकि गेट में अच्छी लेवल का पेपर आता है। टेस्ट सीरीज में अच्छी तरह नहीं कर पाया था, तो पर इस साल मैंने ये रेक्टिफाई किया। जैसे अगर आईएएस मास्टर की बात करें उसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं। सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट होंगे, देन थोड़े मिक्स्ड टेस्ट होंगे एंड देन फुल टेस्ट होंगे। तो जब मैं पढ़ रहा था शुरू के महीने में तो सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट देता था। देन एंड में रिवीजन के लिए मैंने मिक्स्ड सब्जेक्ट टेस्ट दिए और जो फुल लेंथ टेस्ट थे मैंने जनवरी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिए थे। मैंने शुरू में देना अच्छा। इसलिए सही नहीं समझा कि थोड़ा एंड में पेस अप करूँगा अपनी उसको क्या होता है प्रिपरेशन को, तो वो एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट हो, इसलिए मैं जनवरी में देना स्टार्ट किए थे। जी, जी, जी। देखिए, टेस्ट सीरीज़ से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, पेपर का पैटर्न तो पता ही चलता है, आपका लेवल पता चल जाता है, आपका वीक पॉइंट कहाँ पे है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे है, किसी सब्जेक्ट में आप कहाँ पे वीक हो रहे हो, किस टॉपिक में वीक हो रहे हो। टेस्ट सीरीज़ की मेरे हिसाब से कंप्लीट एनालिसिस करनी चाहिए। जो क्वेश्चन जी, सही हुआ वो भी, जो नहीं सही हुआ वो भी। टेस्ट सीरीज़ और पीवाईक्यूज़, 2 चीज़ तो ऐसी है कि गेट या ईएससी का एस्पिरेंट इसको छोड़ ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमसे जो इनकी बातें हुई, इन सब बातों में ये 2-3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट निकल के आए कि अगर आपको गेट और ईएससी में डिसेंट रैंक लानी है, तो पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मतलब ये नहीं है बस केवल कहने के लिए लगा लिया, अच्छी उसकी पूरी एनालिसिस टेस्ट सीरीज की होनी चाहिए। कहाँ पे आपने गलत किया, क्यों, कितने मार्क्स आए, किस वजह से कम हो रहे हैं। सेम तरीके से पीवाईक्यूज का भी रोल रहता है। मैं आगे बढ़ूं, उत्कर्ष, एक चीज और बताइए कि देखो, हर किसी में, मैं अगर बात करूं तो प्रिपरेशन के दौरान हो या हर दिन, हर महीने, हर वीक में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है, स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है कि भैया हम जहां पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस तरीके के चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया, उसको जरा बताइए व्यूअर्स को। सर एक्चुअली जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत हाई पे स्टार्ट होती है। देन उसकी एनर्जी बिल्कुल डिक्रीज़ होती जाती है टाइम टू टाइम।
अ, हमको यही ट्राई करना चाहिए कि एनर्जी कांस्टेंट रहे, कम से कम बढ़े नहीं तो कांस्टेंट रहे जितनी है। तो मेरा जी, यही रहता है कि नॉर्मली मैं शेड्यूल बनाता था अपना पूरे 1 वीक का। जैसे वीक स्टार्ट होता था संडे को मैं शेड्यूल बनाता था कि मंडे टू संडे मेरे को अगले क्या करना है। देन मेरा जी, यही रहता था कि ये शेड्यूल मेरा, हाँ, मैं अचीव कर सकूँ, और यही मेरी एक थोड़ी मोटिवेशन रहती थी कि ये वीक टिक हो गया मेरा कि हाँ, ये शेड्यूल अचीव कर लिया मैंने, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो इससे मेरी मोटिवेशन बनी रहती थी। देन दिसंबर तक मेरा ज़्यादातर सिलेबस हो गया था, देन मेरे को रिवीजन करना था। तो इस बार मैंने वही नॉर्मल की टेस्ट सीरीज़, एक टेस्ट देना है हर 2 दिन में, और रिवीजन करना है और पीवाईक्यू करने हैं। जितना सिंपल रखेंगे हम, क्या कहते हैं, एक पूरी प्रिपरेशन को, उतना ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि 4 चीज़ें 1 दिन में कर लें, तो फिर एक चीज़ भी नहीं हो पा रही सही तरह। 2 चीज़ें करनी सही रहती हैं कि या तो आप रिवीजन और पीवाईक्यू, रिवीजन और क्या कहते हैं, टेस्ट दे दीजिए, देन रिवीजन, या और कोई सब्जेक्ट आपका रह गया है वो एक्स्ट्रा कर लीजिए। ये तीनों चीज़ एक साथ या चारों चीज़ एक साथ करेंगे, उसमें थोड़ा फिर आदमी डिमोटिवेट होने लग जाता है। इसलिए फिर मैं सिंपल रखने की कोशिश की कि यार टेस्ट हर 2 दिन में 1 बार देना है, और रिवीजन साथ से साथ करते रहना है हर दिन। और जो बाकी चीज़ बची हैं थोड़ी-थोड़ी, जो और सब्जेक्ट्स थी, वो साथ टू साथ अल्टरनेट डेज़ में खत्म करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल, परफेक्ट बात आपसे मैं सहमत हूँ। ये बताइए आजकल एक सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो है किसी भी एस्पिरेंट के लिए सोशल मीडिया है। चाहे आप फेसबुक की बात कर लो, आप इंस्टाग्राम की बात करो, व्हाट्सऐप की बात करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं आजकल देखता हूँ यूट्यूब पे लाइव सेशंस चलते रहते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें दुनिया भर के लॉट ऑफ वीडियोज़ आर देयर। आप एक बार वीडियो यूट्यूब में गए, एक वीडियो देखा, दूसरी इससे आपने कैसे डिस्टेंस मेंटेन किया या मैं यूँ कहूँ कैसे मैनेज किया आपने? आपका मतलब आपकी क्या राय है इस पे? एक सीरियस कैंडिडेट को किस तरीके से सोशल मीडिया को टैकल करना चाहिए? सर, पूरी तरह हटाना तो मेरे को लगता नहीं है आज के ज़माने में बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट रहेगा सोशल मीडिया का, खासकर व्हाट्सएप और यूट्यूब तो रहेगा ही। जी, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए मैंने ऐसा किया कि मैंने अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिया था। कभी भी मेरे को एक्सेस करना होता था तो मैं अपने पीसी से करता था। और हमको पता है कि पीसी पे उसका ऐसा यूआई यूएक्स है कि वो एक्सेस करने का ज़्यादा मन नहीं करता, तो मेरे को थोड़ा नोटिफ़िकेशन पता चल जाती थी कि दुनियादारी में क्या चल रहा है अपने सर्कल में। तो उससे तो मैंने ऐसे ऐसे मैनेज किया। और व्हाट्सऐप पे कोशिश करो कि जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनसे ही ज़्यादातर बात करो, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनके ज़्यादा मैसेज आएँगे भी नहीं। तो इतना डिस्टर्बेंस व्हाट्सऐप से नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल इंसान है, ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट होगा तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो व्हाट्सऐप को भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उसको। और जी। यूट्यूब पे मेरा ये था कि मैं और कुछ एंटरटेनमेंट के सोर्स के लिए मैं और कुछ रेफ़र करता नहीं था, तो यूट्यूब मैंने खाते-खाते कुछ देख ली वीडियो, बस। तो मेरा वो हो जाता था कि चलो यूट्यूब देख लिया मैंने, एंटरटेनमेंट मेरा हो ही गया, देन फिर से पढ़ाई पे लग जाता था माइंड फ्रेश करके। तो वही बहुत लिमिटेड का बढ़िया, रखा बहुत था कि क्लैरिटी से आपने बताया कि किस तरीके से आपने फ़ेसबुक से थोड़ा लॉगिन टाइम कम कर दिया, यूट्यूब में आपने कभी कुछ जब पढ़ाई नहीं कर रहे उस टाइम कंटेंट देख लिया। बहुत बढ़िया, ये मेरे को आपका पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से हमने बिल्कुल भी तो डिटैच नहीं हो सकते सोशल मीडिया से, आज का वो ज़माना है। बट कहीं न कहीं अगर आप एक सीरियस प्रिपरेशन में हैं, तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। एक एलओसी तो लगानी पड़ेगी। आगे जी सर। बढ़ता हूँ मैं उत्कर्ष अब गेट में आपकी ऑल इंडिया रैंक 43 आ गई। आपके जी सर। फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अब सबको पता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवे भी दोबारा वापसी हो चुकी है रेलवे की, तो वहाँ भी सीटें जी आ सर। गई हैं। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और क्या स्ट्रैटेजी है आगे आपकी? सर, वही कि पहले ईएससी में थोड़ी सीट्स कम, लास्ट ईयर तो काफ़ी कम थी, तो उससे मोटिवेशन फैक्टर कम हो जाता था। पर जैसे ही रेलवे आया, तो मोटिवेशन फैक्टर बढ़ा है। तो पहला मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल तो यही है कि इस साल का ईएससी मेरे को क्लियर करना है। तो उसी में मैं अभी लगा हुआ हूँ कि प्रिपरेशन अच्छी हो, और अ, बिल्कुल प्रीलिम्स अच्छा हो, देन मेंस अच्छा होके आए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा यही गोल है कि ईएससी में एक्सेल जितना अच्छा हो सके मेरा रहे। देन देन मैं डिसाइड करूँगा कि आगे और प्रिपरेशन कुछ क्या और करना करनी है? है कि नहीं सेटल होना है। चलिए आपके इस फ्यूचर गोल्स के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आपके परिवार में कौन-कौन है? थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? ज़रा उसके बारे में बताइए। सर, एक्चुअली मेरी फैमिली सिविल इंजीनियर्स की है। अ, मेरे फ अ अ, मेरे जो फादर हैं वो भी सिविल इंजीनियर हैं, वो यूपी इरिगेशन में एसी की पोस्ट पे हैं।
अच्छा, बहुत एंड बढ़िया। जो मेरे ब्रदर थे, उन्होंने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की थी। उनकी भी गेट में 31 रैंक आई थी 2019 में, 2020 बहुत में बढ़िया। एक्चुअली। हैं, तो वो भी जॉब परस्यू कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में ही। तो एंड देन एक हम 2 सिबलिंग ही हैं और फादर और मदर हैं बस। मतलब कुल मिला के पूरा एक सिविल इंजीनियरिंग फैमिली है आपकी। जी सर। चलो, ढेर सारी शुभकामनाएं उत्कर्ष, आपने आईएएस मास्टर को समय दिया, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्पफुल होगा। और आपके परिवार को, आपको, आपके इस रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए आईएएस मास्टर की तरफ से, मेरे अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।